गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के ई लेक्चर का जो सेशन है उसके अंदर आप एमबीए सेकंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3, जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम ये समझ लें कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपके यहाँ जो भी वर्क फोर्स है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए और विलिंगली काम करने चाहिए कि इन्हें जो भी टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हैं उनको वो एंथुजियास्ट होकर डेडिकेट होकर काम करें। तो इसके अलावा कुछ अदर्स ऑब्जेक्टिव हमें और भी नज़र आते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि स्पेसिफाई किए जाते हैं: सोसाइटियल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और पर्सनल। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एथिकली और सोशली रेस्पॉन्सिबल क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सामाजिक और तरीके से, यानी सही तरीके से जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ये भी इस प्रयास में रहती है कि जितना हो सके चैलेंजेस को कोप अप किया जा सके, चैलेंजेस को यूज़ किया जा सके और कस्टमर्स की जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो यहाँ पे कस्टमर्स के अलावा एम्प्लॉयज़ की जो नीड है उनको भी हमें क्या करना है, फुलफ़िल करना है। तो कई बार क्या होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती और इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से वो सोसाइटी को वो बेनिफिट्स नहीं दे पाते जो उनको देने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सोसाइटी ने क्या है, एचआर डिसीजन को थ्रू लॉ दैट इन्फोर्स रिजर्वेशन इन द हाइडिंग एंड लॉ दैट एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेशन को नहीं करना, क्योंकि ये एनफोर्स है लॉ के द्वारा कि आप कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ना ही सोसाइटी के लिए कोई भी आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ऐसा ही यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न की बात करें तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, जो एचआरएम का रोल है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से चलाना और इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। तो एचआरएम क्या है कि अपने आप में यूनिक की बहुत छोटा सा एक पार्ट है। यहाँ मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंटली वर्क करना ये ह्यूमन रिसोर्स के हाथ में है। अगर हर एम्प्लॉय अपनी स्किल्स और अपने टास्क के हिसाब से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लेती है। तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसलिए हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन रिटेन है, सस्टेन है। तो डिपार्टमेंट्स नहीं है, डिपार्टमेंट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से डिपार्टमेंट है, ये आपको सोचना है। देन आता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल में, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट यूज़ में, इफ़ेक्टिव यूज़ में, ये जो हर एक डिपार्टमेंटल फंक्शंस हैं इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट को अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट करने के लिए कुछ कस्टमाइज तरीके करने पड़ते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, रूल्स और स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से अपने आप को फिट कर सकें। फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स है, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, अब उसके लिए भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ना। उसको भी तो अपने कैरियर ग्रोथ, कैरियर प्लानिंग, डेवलपमेंट, इस बारे में सोचना पड़ता है। तो जितना ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन गोल्स की तरफ सोचेगी, जितना आपके डेवलपमेंट के लिए सोचेगी, जितना एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए सोचेगी, उतना एक एम्प्लॉय जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता हुआ चलता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़, वो उनका सेटिस्फेक्शन होना या कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं एज ए एचआर डिपार्टमेंट हेड, आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़ के जाएं, फुल कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी के साथ काम करें, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय को हम रिटेन रखें, उनको मोटिवेट रखें, तो ये ज़रूरी है कि आप उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करें, सेटिस्फाइड करें। यदि हम यहाँ पे एचआरएम फंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े उनके अलावा कुछ सर्ट फंक्शंस भी होते हैं जो एचआरएम डिपार्टमेंट को फुलफ़िल करने हैं। जैसे ये जो फंक्शंस हैं ये आपके ह्यूमन रिसोर्स के स्कोप को भी क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं।
और ये कहा गया, देखा भी गया कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है और आपके जो फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स के, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में को रिलेटेड है। तो यदि कहा जाए कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं, तो ये गलत नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या देख रहा है कि जो भी एचआर के फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वो इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ कोरिलेट है या नहीं है। यदि हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जैसे रेम्यूनरेशन करना, असेसमेंट करना, परफॉर्मेंस में अप्रेजल करना, ये सारे के सारे जब ऑर्गेनाइजेशन अपने इन फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो ये ज़रूरी होगा ना कि एम्प्लॉय की जो जितनी भी पर्सनल नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल होनी चाहिए। यस। तो ऐसे ही हमारे सामने कुछ ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। राइट टाइप ऑफ टैलेंट जो पर्सन्स हैं उनको आपको रिक्रूट करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैलेंज है। आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, लोगों ने अप्लाई किया, आपने उनका इंटरव्यू कराया और उस बेसिस पे आपने क्या किया, उनको रिक्रूट कर लिया। अब यदि आपने उनको रिक्रूट किया है, तो ये ज़रूरी है कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल राइट पोजीशन पे प्लेस किया जा सके, उनको राइट टास्क दिया जा सके, और जो आप उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड अदर पर्क्स, उसका आप प्रॉपर रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकें। यस। जैसे देखिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप लोग एक हाईली टेक्निकल इंजीनियर्स को रखते हैं, पर एकेडमिक के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉम्पिटेंसी है वो अलग हो जाती है, हॉस्पिटल्स में अलग हो जाती है, कंज्यूमर स्टोर्स के अंदर अलग हो जाते हैं। तो ये एचआर का एक जॉब है कि उनको ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लोगों को रिक्रूट करना है। फिर आता है डेवलप द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। 16th सेंचुरी में एक पोएट हुआ करते थे, जॉन डॉन। इन्होंने क्या कहा था कि नो मैन इज़ एन आइलैंड। ये इनका आइडिया था कि पीपल जो होते हैं, अगर वो दूसरों से कट जाते हैं, अकेले में काम करते हैं, तो वो अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क और टीम स्पिरिट का नाम आया। तो उनको क्या करना है, उनको अगर परफॉर्मेंस करनी है, सर्वाइवल करना है, तो उनको लोगों के साथ मिलके एज ए कम्युनिटी डेवलप करनी है। और हम लोग तो सब सामाजिक लोग हैं, हम लोगों को तो रहना ही है, क्योंकि इंडस्ट्री देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कल्चर को, जेंडर के, एक्सपीरियंस के, नॉलेज के, पेशेंस लेवल के, एटीट्यूड के, बिलीफ के। तो हम लोग तो सब मिलके एज ए सोसाइटियल काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में। और यदि अगर कोई स्टाफ ऐसा है जो कि अपने आप को आइसोलेट करता है, अकेले में रखता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और कई बार वर्क जो होगा वो सफ़र होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स को ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो अपने हायर किया है स्टाफ है ना, वो सबके साथ मिलके काम करे, टीम वर्क में काम करे, और जो भी चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं वो हर पर्सन तक क्लियरली पहुंच सके। ऐसे ही डेडिकेट टाइम टू फाइंडिंग द राइट स्टाफ। हम जिस तरह के डायनेमिक एनवायरनमेंट में हैं, जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हैं, हम देख रहे हैं कि हमें आजकल न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर लोग तो हैं, पर कई बार ऐसे लोग हैं जो कि जिनको पास स्किल्स नहीं है ना। और बिज़नेस के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास टैलेंट भी है और स्किल्स भी है। तो यहाँ हमें राइट स्टाफ को ढूंढना है, स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि आपके पास अच्छा स्टाफ आए, टैलेंटेड स्टाफ आए, और नॉलेज की बेस पे आप उनको रिक्रूट करें। एम्ब्रेस द वाइडर सोसाइटी एंड एथिकल डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अगर प्रैक्टिसेस आप देख रहे हैं, तो एज ए एचआर आप क्या देखते हैं, आपके यहाँ इनवर्ड
भी आप देख सकते हैं इंटरनल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काबिल हैं, जो अलग अलग पोजीशन पे काम कर सकते हैं, अलग अलग मुश्किल रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं। यदि आप उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दें, ट्रेनिंग कराई जाए, तो आपका कई बार तो आपका जो इंटरनल स्टाफ है वही आपकी रिक्रूटमेंट को फुलफ़िल कर देता है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल और अदर सोसाइटियल नॉर्म्स के अनुसार आपका जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है, क्या वो पहले से ज़्यादा और इन्हेंस हो रहा है, डेवलप हो रहा है या कम हो रहा है। अगर देखिए, आप एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे कई एक्सपर्ट सिस्टम है, तो आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मार्केट में आया तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्किल्स कितनी बढ़ा दी। यस। तो यहाँ पे अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करवाना है तो आपको स्मार्ट लोग चाहिए जो कि इस पर पूरी तरह से पकड़ रखते हो, स्किल्स हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो यही था बच्चों टॉपिक आज का। थैंक यू वेरी मच।